अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तज्जियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ न्यूयॉर्क में इतवार की रात और अगस्त की 31 तारीख, जबकि पाकिस्तान में 1 सितंबर और पीर की सुबह है। नादरीन, आज थोड़ा जिक्र करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आने वाले शदीद जलजले का, जिसने अफगानिस्तान में काफ़ी नुकसान किया है, काफ़ी बड़े पैमाने पर तबाही की है। उसका जिक्र करेंगे और साथ पाकिस्तान में जो फ्लड की सिचुएशन है उस पर भी बात करेंगे। और जिक्र चीन में होने वाली एक बहुत बड़ी बैठक का, जिसका बराह रास्त असर आलमी सियासत पर हो सकता है। लेकिन आज के मौज़ूआत की जाने बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नादरीन, चंद घंटे पहले जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रात के तकरीबन 12 बजकर 17 मिनट हो रहे थे, उस वक़्त इस रीजन में शदीद जलजले के झटके महसूस किए गए। इत्तलात के मुताबिक अफगानिस्तान में इस जलजिले की इंटेंसिटी 6.2 थी रेक्टर स्केल पर, जबकि पाकिस्तान में पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन तमाम शहरों में और रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी तकरीबन 6 जो इसकी इंटेंसिटी थी वो रेक्टर स्केल पर 6 थी, वो महसूस की गई। पाकिस्तान में अब तक किसी जानी माली नुकसान की इत्तला तो नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान से काफ़ी डिस्टर्बिंग खबरें आ रही हैं, क्योंकि इस जलजले का एपी सेंटर या मरकज जो था वो कुन्नड़ का, जो अफगानिस्तान का सूबा है कुन्नड़, उसका जो दारखिलाफा है असदाबाद, उससे करीब कोई 25 किलोमीटर दूर वहाँ थे ये, वहाँ पर ये दलदला शुरू हुआ था। एपी सेंटर उसका जमीन में तकरीबन 15 किलोमीटर गहराई में था और उसने कुन्नड़ ही में काफ़ी तबाही मचाई। इत्तलात ये हैं कि इस जलजले के नतीजे में कुनड़ के कम से कम 3 गांव को शदीद नुकसान पहुंचा। वहां पर घर मुनहदम हो गए, क्योंकि इन इलाकों में अक्सर घर जो है मिट्टी से बनाए जाते हैं। तो ख्याल यह है, खौफ यह है कि बहुत सारे लोग अपने घरों की मिट्टी में दबे हुए हैं। और जो इनिशियल इत्तलात अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से आ रही हैं, तो कह रहे हैं कि इसमें अब तक जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक कम से कम 600 अफराद ने अपनी जान गंवाई है। 600 अफराद शहीद हुए हैं बीच में। और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जूं जूं मजीद वहाँ पर दिन की रोशनी तो फैल चुकी है, लेकिन जूं जूं वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ मजीद बढ़ेंगी तो उसके बाद मालूम होगा कि फाइनल नंबर्स क्या हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है, एक ऐसे मुल्क में जो पहले से गुर्बत में घिरा हुआ है, एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर के पहले से मामलात इतने बेहतर नहीं हैं जितने बाकी नॉर्मल ममालिक में होते हैं। इस मौका पर यहाँ पर इतना बड़ा जल्जला, काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस कुदरती आफत ने अफगानिस्तान को पहुंचाया है। पाकिस्तान में अब तक कोई इत्तलात ऐसी नहीं आई। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जितने भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग रहते हैं और अफगानिस्तान में भी, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। लेकिन अब तक कोई अब पाकिस्तान में ऐसी इत्तला नहीं आई कि किसी को जानी और माली नुकसान हुआ हो इस जलजले में। लेकिन कुदरती आफात की बात हो रही है तो पाकिस्तान इस वक्त मुसलसल शदीद बारिशों के दरगे में है, शदीद बारिशों की जद में है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के स्पेल्स हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में शदीद बारिशों की इत्तलात हैं। मेरी कुछ बुनेर के कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, तो उनके मुताबिक बुनेर के जो बालाई इलाके, स्पेशली वो इलाके जहाँ पर के हालिया दिनों में सैलाब आया और बहुत सारे लोगों ने जानें गंवाई, उसमें उन्हीं इलाकों में एक मरतबा फिर बारिशें आई। जानी नुकसान तो ऐसी नहीं इत्तला आई कि कोई जानी नुकसान हुआ हो, ना कोई बड़ा सैलाब आया, लेकिन ये जरूर आया कि जो पानी आया, जो थोड़ा सैलाब आया, उससे वो जो राब्ता सड़कें थीं, जो पहले उनको काफी नुकसान पहुंचा था, वो काफी ज्यादा उनको नुकसान इन सैलाब से जो ताज़ा तरीन आए हैं उनसे उनको पहुंचा है। तो वहां पर मामलात जो पहले से काफी बिगड़े हुए थे, मुझे लगता है कि वहां पर पेचीदगियां मजीद बढ़ गई हैं। इसी तरह जो पंजाब में सूरत हाल है, वहाँ पर तो मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए ने ऐलान किया है आज। वो कहते हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पूरे पाकिस्तान में जो सैलाब आए हुए हैं, इनमें कम से कम 23 अफराद ने अपनी जान गंवाई है, जिनमें के 18 अफराद पंजाब में जाँ बहक हुए, 4 खैबर पख्तूनख्वा में और एक बलूचिस्तान में। तो गोया ये 23 अमवात पूरे पाकिस्तान से रिपोर्ट हुई हैं। 26 जून से अब तक पूरे पाकिस्तान में आने वाले जो सैलाब आए हैं, उनमें अब तक 854
افراد जहाँ बहक हुए हैं, जबकि 1130 जख्मी हुए हैं। तो एक कुदरती आफत है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और अब एनडीएमए ने एक मतलब फिर वार्निंग दी है कि आज से यानी यकम सितंबर से 3 सितंबर तक पर जो पंजाब के मुख्तलिफ इलाके हैं और इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा बारिशों का इम्कान है, जिससे ताज़ा फ्लडिंग का इम्कान बढ़ गया है। न सिर्फ ये बल्कि जो चनाब है, रिवर चनाब, और दूसरे जो दरिया जो कि भारत की जानिब से आ रहे हैं, वहाँ पर भी खौफ है कि सैलाब मजीद बढ़ेगा, क्योंकि भारत की जानिब से सलाल डैम के गेट्स पूरी तरह से खोल दिए गए हैं, जिससे कि शायद नई तोगयानी का खतरा है। सैलाब पहले से काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका है, लेकिन जो ताज़ा तरीन अपडेट आया है एनडीएमए की जानिब से, वो कहते हैं कि मरी, रावलपिंडी, झेलम, अटक, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला और हाफिजाबाद, ये वो इलाके हैं जहाँ पर के फ्लड सिचुएशन मजीद बिगड़ सकती है, मजीद हालात खराब हो सकते हैं। और ये कि खैबर के, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि बुनेर और दूसरे इलाकों में मामलात पहले से बिगड़े हुए थे, और ताज़ा बारिशों ने वहां पर मामलात को मजीद पेचीदा कर दिया है। पेशावर में, जिस तरह मैंने कल अर्ज किया था, कि पेशावर में भी शदीद बारिशों से अर्बन फ्लडिंग की इत्तलात हैं, और पेशावर से मुत्तसिल इलाकों में भी कुछ ऐसी ही खबरें आ रही हैं। तो इस पूरी जो मामलात हैं इस वक्त पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के, कहा जा रहा है कि पंजाब की तारीख में, शायद हालिया तारीख में, ये बदतरीन सैलाबों में से एक सैलाब है जो इस वक्त पंजाब में आया हुआ है। बहुत सारे इलाके जो हैं वो ज़ेर-ए-आब हैं, और ये जूं जूं सिंध की जानिब ये सैलाबी रेला बढ़ रहा है, उतनी ही वहाँ पर भी परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि खौफ ये है कि शायद वहाँ पर भी नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो। गर्चे इस सैलाब की इंटेंसिटी के लिए कई जगहों पर जो बंद हैं, हिफाजती बंद हैं, वहाँ पर बारूद लगाकर तैयारी कर ली गई है कि पानी की इंटेंसिटी को कम करने के लिए कुछ जगहों पर खुद बंदों में, हिफाजती बंदों में शिगाफ डालकर पानी को मोड़ा जाएगा, ताकि इसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम किया जा सके, और मुल्तान और दूसरे शहरों को बचाया जा सके, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा खतरा है। और साथ जूं जूं ये आगे जाएगा तो बाकी इलाकों में भी इससे खतरात मजीद बढ़ सकते हैं। तो पाकिस्तान में ओवरऑल जो पानी की सूरत हाल है, पानी पाकिस्तान में या तो होता नहीं है, और अगर आता है तो फिर मौसमियाती तब्दीली जो है इस वक्त, जो क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से भी पाकिस्तान में जिस किस्म की बारिशें हैं वो हो रही हैं, पाकिस्तान और भारत दोनों में, क्योंकि भारत में भी मामलात बिल्कुल कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं हैं। वहाँ पर भी मामलात काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। और पाकिस्तान में इसलिए बिगड़े हुए हैं कि पाकिस्तान ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है। तो इसलिए पाकिस्तान में इसकी इंटेंसिटी इसलिए भी महसूस की जा रही है कि ये लोअर राइपेरियन कंट्री है, यानी ऐसा मुल्क है जिसमें कि दूसरे मुल्क से पानी आता है, यानी भारत से आता है, और पाकिस्तान ने अपनी उतनी तैयारी भी नहीं की हुई कि जितनी होनी चाहिए थी। तो उसकी वजह से भी पाकिस्तान के मामला काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में हैं, और पाकिस्तान को अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्लाइमेट रेजिलिएंट करना होगा। पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। मैं आने वाले दिनों में इस सिलसिले में खुसूसी सीरीज शुरू करने का इरादा रखता हूँ, जिसमें कि आपकी खिदमत में छोटे छोटे एपिसोड में मैं बताता चलूंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान से कहाँ कहाँ कोताहियां हुई हैं, और आखिर में फिर कुछ सॉल्यूशंस की जानिब भी जाएंगे। लेकिन आप चलते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि मेरी राय में एक बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त जो चीन का शहर है तिनजियान, वहाँ पर आलमी लीडरान, दुनिया के 20 बड़े ममालिक के लीडरान, वहाँ पर उनका इज्तिमा शुरू हो चुका है। ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक 25वां सालाना इजलास है, जो कि हेड्स ऑफ स्टेट का इजलास है। ये शुरू हो चुका है वहाँ पर। तकरीबन इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के उन बड़े इदारों में से या तंजीमों में से एक तंजीम बनकर उभर रही है, जो कि ग्लोबल साउथ, यानी जो गरीब और तरक्की पजीर ममालिक की आवाज़ बनते चले जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग उसको इसी नज़र से देख रहे हैं। अमेरिका में भी इसको बड़े गौर से देखा जा रहा है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर दुनिया के 10 अहम तरीन ममालिक के सरबराहान ममलिकत व हुकूमत मौजूद हैं। क्योंकि ये शुरू में तो ये जो एफ है, ये इसमें 6 कंट्रीज इसके मेंबर्स थे, फिर उसके बाद 10 फुल मेंबर्स हो गए इसके। और इसकी एक्सपेंशन जो थी वो बुनियादी तौर पर 2017 में शुरू हुई थी, जब पाकिस्तान और भारत दोनों को इसमें शामिल किया गया था। और उसके बाद फिर इसमें बेलारूस शामिल हो गया, और फिर टर्की भी शामिल हो गया, इजिप्ट भी शामिल हो गया, सऊदी अरेबिया भी शामिल हो गया। तो इसमें अब कोई 14 डायलॉग पार्टनर्स हैं
اور منگولیا اور افغانستان اس میں آبزرورز ہیں۔ اس مرتبہ جیسے میں نے عرض کیا کہ 20 ممالک کے جو لیڈران ہیں وہ اس وقت موجود ہیں، اور اس کے علاوہ 10 انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے جو لیڈران ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، اس کے جو ممبر اسٹیٹ کے لیڈران جو یہاں پر اس وقت موجود ہیں، ان میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی ہیں، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن ہیں، ایران کے صدر مسعود پزشکیان ہیں، اور ساتھ بیلاروس کے صدر الیکسینڈر لوشینکو ہیں، قزاقستان کے صدر قاسم جومرات توکایوو ہیں، ازبیکستان کے صدر شوکت مرزیوف ہیں، کرغستان کے صدر جیپروو ہیں، اور تاجکستان کے صدر اموملی رحمون ہیں۔ یہ وہاں پر موجود ہیں۔ ایک چیز جو کہ یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس سال افغانستان کو اس کانفرنس میں آنے کی یعنی دعوت نہیں دی گئی، گرچہ افغانستان اس سے پہلے مسلسل 2012 سے ایز این آبزرور ان کانفرنسز میں شرکت کرتا چلا آ رہا ہے، لیکن افغانستان کو شاید اس وجہ سے اجازت نہیں دی گئی کہ افغانستان کو جو افغان لیڈران ہیں ان کو یونائٹڈ نیشنز کی جو سینکشنز کمیٹی ہے اس سے ان کو خصوصی اجازت درکار ہے، اور شاید وہ اجازت ان کو فی الحال میسر نہیں تھی، اور اسی لیے یا تو وہ نہیں آ سکے یا انٹینشنلی ان کو نہیں بلایا گیا۔ یہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر ساری دنیا کی نظریں چین اور بھارت کے درمیان تعلقات پر تھیں اور ہیں، اور ساری دنیا کی نظریں روس، چین اور بھارت کے تعلقات پر ہیں، اور ساری دنیا کی نظریں پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات پر بھی ہیں، کیونکہ اگر ایک طرف بھارت اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں کافی زیادہ اس وقت پیچیدگیاں آئی ہوئی ہیں، ایک اچھی خاصی ٹینشن موجود ہے، اس کا میں نے کل ذکر بھی کیا تھا اپنے پروگرام میں، اور دوسری طرف پاکستان امریکہ کے کافی قریب گیا ہے، اور چین کے ساتھ بھی پاکستان اپنے تعلقات کو کافی بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں پر پوری دنیا بڑے ہی مائنیوٹلی دیکھ رہی ہے، جو جس قسم کی تصویریں اور ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، ایک ایک ویڈیوز کا بڑا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے، اسپیشلی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی جو یہاں پر انگیجمنٹس ہیں ان کو بڑے غور سے دیکھا جا رہا ہے، اور بڑی ساری ویڈیوز آپ کو نظر آئیں گی سوشل میڈیا پر جہاں پر کہ شہباز شریف کچھ گپیوں میں مصروف نظر آئیں گے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ، جبکہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں بیلاروس کے صدر کے ساتھ اور دوسرے جو وہاں کے پر مختلف ممالک کے سربراہان مملکت و حکومت ہیں ان کے ساتھ ان کی انگیجمنٹس نظر آ رہی ہیں۔ اور وہاں پر دو تین چیزیں نوٹ کی گئیں، اور اس پر میں دیکھ رہا تھا کہ انڈین اور پاکستانی جو کمنٹیٹرز ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ کامنٹس انہوں نے ڈالے ہوئے تھے، اور ویڈیوز بھی اس کے کلپس آپ دیکھ رہے ہیں، میں لگا رہا ہوں کے ساتھ ساتھ، کہ جہاں پر اگر آپ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ذکر کریں تو سب سے پہلے تو بھارت میں اس کو یوں دیکھا گیا ہے کہ جی شاید شہباز شریف صاحب کو نریندر مودی کی نسبت زیادہ گرمجوشی سے چین میں آمد پر ان کا زیادہ گرمجوشی سے استقبال کیا گیا۔ پھر اس کی تصویروں کا کمپیریزن دیا گیا جس میں دکھایا گیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے تمام جو ان کا ڈیلیگیشن ہے ان کو ریڈ کارپیٹ پہ سیدھا آنے دیا گیا، جبکہ نریندر مودی جب اپنے جہاز سے اترے تو ان کے ساتھ ان کے باقی ڈیلیگیشن کو شاید آنے کی اجازت نہ دی گئی۔ یہ بھارتی میڈیا میں ان کے اوپر کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے کہ آپ کی یہ اوقات ہو گئی ہیں کہ آپ کو اتنا اچھا استقبال نہیں دیا گیا جتنا کہ شہباز شریف صاحب کو دیا گیا۔ تو ایک تو یہ، پھر ایک اور یہ کہ اس پر بھی نریندر مودی پر کافی تنقید ہو رہی ہے کہ جب وہ باقاعدہ مذاکرات کے لیے شی جی پنگ جو کہ چین کے صدر ہیں ان کے ساتھ جب بات چیت کے لیے جس کانفرنس روم میں آئے، تو جس طرح آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب نریندر مودی اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر کوئی پروٹوکول کے افسر ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اندر آئیے، تو وہاں پر شی جی پنگ ان کا یعنی استقبال کرتے ہیں، تو نریندر مودی اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں ہاتھ ملانے کے لیے، لیکن شی جی پنگ اس کے ہاتھ ملانے کے بجائے ان کو بتاتے ہیں کہ آئیے اور تشریف رکھیے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال اس وقت بھی نظر آئی جب تمام جو لیڈران ہیں، یعنی جو ایس سی او کے ممبر کنٹریز کے جو لیڈران ہیں ان کی ایک گروپ فوٹو کا سیشن تھا وہاں تھے، جب اور وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ شی جی پنگ اور ولادیمیر پوٹن یہ دونوں جو لیڈران کے دونوں جانب وہ درمیان میں کھڑے تھے،
और पाकिस्तान और भारत के जो वज़ीर आज़म थे, उनको इक्वल डिस्टेंस पर रखा गया था दोनों साइड पे। यानी शी जिनपिंग के दाएं जानिब नरेंद्र मोदी कोई तीन चार लीडरान से दूर खड़े थे, और इसी तरह शहबाज शरीफ को भी उनकी बाएं जानिब खड़ा किया गया था। तो इसको भी काफी ज्यादा लोगों ने नोट किया कि जी देखें, भारत को उतनी अहमियत नहीं दी जा रही। हालांकि भारत के ऊपर बड़ी ख्याल था कि इसको बड़ी अहमियत दी जाएगी, लेकिन शायद वो नहीं दी जा रही। खैर, एक और इंटरेस्टिंग मोमेंट उस वक्त आया जब शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक साथ आगे बढ़े और शायद उस जगह से बाहर निकल रहे थे। तो वहां पर वो जा रहे थे और अचानक शहबाज शरीफ साहब को देखा गया। शायद व्लादिमीर पुतिन ने शहबाज शरीफ को देखा, और शहबाज शरीफ ने बड़ी तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने हाथ मिलाया। लेकिन यूं महसूस हुआ कि शी जिनपिंग ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, यानी उनको अच्छा खासा इग्नोर किया। तो इस पर इंडियन मीडिया इसको यूं दिखा रहा है कि जी ये जो शहबाज शरीफ साहब है इनकी इंसल्ट हुई है। जबकि जो शहबाज शरीफ साहब के जो सपोर्टिंग या सपोर्टर्स हैं, वो सोशल मीडिया पर इसको यूं इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब से रूस के सदर ने खुद हाथ मिलाया। अब इसका आप किसी भी तरीके से इसका जायजा लें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब को इस तरीके से इतनी गर्मजोशी दिखानी चाहिए थी। जो प्रोटोकॉल होते हैं उसके मुताबिक आप खामोशी से खड़े रहते। लेकिन जब उन्होंने किया तो उनके साथ जो बाकी लीडरान थे उन्होंने भी फिर जो व्लादिमीर पुतिन ने उनके साथ हाथ मिलाया। लेकिन शी जिनपिंग ने जनरली उसको काफी इग्नोर किया। एक और जो इंटरेस्टिंग मोमेंट था जो मुझे नजर आया इन पूरी इंटरेक्शंस में, वो शी जिनपिंग की नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात थी। अगर आप नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात को देखें तो गरचे दोनों की जानिब से, यानी एक दोनों मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मुझे उसमें कुछ थोड़ी सी एक टेंशन सी थोड़ी सी नजर आई। जबकि जो हमारे वजीर आजम साहब हैं, वो तो कुछ ज्यादा ही टेंस नजर आ रहे थे। क्योंकि एक मौका पर कुछ यूं महसूस हुआ कि शायद शी जिनपिंग उनको उतनी ज्यादा गर्मजोशी का मुजाहरा उनके सामने नहीं कर रहे जितना जनरली एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर मैं नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ की शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के विजुअल्स का जायजा लूं, तो मुझे यूं महसूस होता है कि शायद उनका जो रवैया था शहबाज शरीफ साहब के साथ, वो उसमें कुछ मुझे कोल्डनेस नजर आई, उसमें मुझे ज्यादा कोई गर्मजोशी नजर नहीं आई। आप ये वीडियो में देख भी सकते हैं कि किस तरीके से शी जिनपिंग बस उनसे हाथ मिलाते हैं, और जो फॉर्मेलिटी उन्होंने दिखानी थी दिखा दी, लेकिन उसमें वो गर्मजोशी का एलिमेंट उसमें आप देखें कि अच्छा खासा मिसिंग नजर आ रहा है। उसके बाद फिर जो खबरें आना शुरू हुई वो ये थी कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान तो बाकायदा बातचीत की कोई खबर अब तक सामने नहीं आई जहां पर कि सदर शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकात हुई हो, जहां पर वफूद की सतह पर बातचीत हुई हो। लेकिन भारतीय वजीर आजम और चीन के सदर के दरमियान जरूर वफूद की सतह पर बातचीत हुई, और वहां से एक खबर जो मेरा ख्याल है बड़ी सिग्निफिकेंट थी, जहां पर कि चीन के सदर ने कहा कि चीन और भारत दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कि दोनों मुल्कों को चाहिए कि वो एक दूसरे को राइवल्स ना समझें, बल्कि एक दूसरे को पार्टनर्स समझें। यानी दुश्मनी के बजाय वो दोस्ती में यकीन रखते हैं। ये बड़ा पैगाम है, और इसको अमेरिका में नोट भी किया जा रहा है। यहाँ पर वॉशिंगटन पोस्ट की अभी मैं देख रहा था, वहां पर उनकी लीड खबर थी कि जिसमें वो कह रहे हैं कि सदर ट्रंप ने चूंकि भारत को झंडी दिखा दी है जनरली, तो इसलिए चीन उससे फायदा उठा रहा है। चीन जो है वो सेंट्रल प्लेयर बन गया है। वो व्लादिमीर पुतिन को भी एक छत के नीचे ले आया है, नरेंद्र मोदी को भी एक छत के नीचे ले आया है, और पाकिस्तान और दूसरे ममालिक जिनमें ईरान भी शामिल है, उनको भी एक छत के नीचे ले आया है। और दुनिया को यह पैगाम दे रहा है कि दुनिया में ताकत का मरकज सिर्फ अहले मगरिब नहीं है, बल्कि मशरक के ये ताकतवर ममालिक भी हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो मीटिंग है इसके नतायज चाहे बहुत बड़े हों या महदूद हों, लेकिन इसका एक नतीजा सामने आ चुका है, और वो ये कि दुनिया को एक पॉसिबिलिटी जरूर नजर आई है कि जहां पर दुनिया के चंद ताकतवर तरीन ममालिक एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा हो रहे हैं, आया वो इस हद तक जमा हो सकते हैं कि वो एक बड़ी आलमी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर पाए। ये कहना फिलहाल कबल अज वक्त है, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि शायद इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर कहीं ना कहीं जरूर होगा। जहां तक कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात का सवाल है, तो मेरा ख्याल है कि अभी इसमें देखना बाकी है। चूंकि शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ मौजूद हैं, देखते हैं कि वहां पर उनकी किन किन से मुलाकातें होती हैं, और उन मुलाकातों का भी कोई नतीजा निकलता है, और भारत और चीन के मुज़ाकरात का भी कोई बड़ा नतीजा निकलता है। यकीनन इन तमाम नतज का असर कहीं ना कहीं इलाकाई और आलमी सियासत पर जरूर होगा।
جانے سے پہلے آپ سے ایک پر پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔